हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, बातचीत करते हैं थर्मल कंडक्शन के एप्लीकेशंस की। अभी तक हमने बातचीत की थर्मल कंडक्शन प्रोसेस होती क्या है, थर्मल कंडक्शन पे हमारे कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स फ्रेम हो सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो समझने वाली बात थी, मैंने आपको बताया था कि जो हीट का कंडक्शन प्रोसेस है वो सेम करंट के कंडक्शन प्रोसेस के सिमिलर है। जो वे ऑफ डीलिंग है क्वेश्चंस पर, वो भी करंट कंडक्शन वाले क्वेश्चंस की तरह सेम डीलिंग है। अगर आपको करंट वाला कॉन्सेप्ट आता है तो आप बड़ी आसानी से कंडक्शन के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कर सकते हो। कैसे न्यूमेरिकल फ्रेम होते हैं और कैसे इन कॉन्सेप्ट से हमें सॉल्व करना है, वो पूरा डिस्कशन हम कर चुके थे। आज हम छोटा सा टॉपिक की बातचीत करेंगे, थर्मल कंडक्शन के अब क्या क्या एप्लीकेशन है, कैसे थर्मल कंडक्टिविटी को निकाला जा सकता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक और स्टैंडर्ड हमारा न्यूमेरिकल बनता है, ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक सरफेस। अगर मैं बातचीत करूं बेटा पोल्स पर, तो आपने सुन रखा होगा पोल्स पर जो टेम्परेचर है वो नेगेटिव में होता है। अगर मैं वहां पर बातचीत करूं लेक से, तो लेक अगर टेम्परेचर नेगेटिव में है तो पानी की जो लेयर है, उनकी जो सरफेस है वो आइस से जम जाती है, उस पर आइस आ जाती है। जैसे अगर मैं अंटार्कटिका की बातचीत करूं तो आपने सुना होगा काफ़ी सारी झील ऐसी हैं जो आइस से पूरी तरह से ढकी हुई हैं। तो यहाँ पर कंडक्शन में ये इस वाले कॉन्सेप्ट पर भी हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो झील की सरफेस पर आइस की ग्रोथ हो रही है वो किस तरीके से ग्रोथ होती है, उसकी रेट क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये पूरी बातचीत आज हम करने वाले हैं। देखो बच्चों, लेट्स से मैं मान लेता हूँ कि ये सराउंडिंग है और यहाँ सराउंडिंग का टेम्परेचर है -θ डिग्री सेल्सियस। सीधी सी बात है कि नेगेटिव में टेम्परेचर होगा -20 होगा, कहीं -30 होगा और कहीं तो -50 डिग्री सेल्सियस भी पॉसिबल है। तो मैं बोल देता हूँ लेट्स से कोई भी सराउंडिंग है जिसका टेम्परेचर है -θ डिग्री सेल्सियस, राइट। यहाँ पर देखिए बेटा, ये कोई भी लेक है, अगर लेक की मैं बातचीत करूँ तो इसकी जो सरफेस है, सरफेस पर आइस की लेयर फॉर्म हो जाती है। जैसे जैसे आप झील के नीचे जाते हुए जाओगे तो नीचे ऊपर तो बेटा आइस की लेयर फॉर्म हुई है, नीचे अगर आप जाओगे उसे थोड़ा सा खुदाई करोगे तो आपको फिर पानी दिखने लग जाएगा। फिर नीचे पानी जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर कंडेंस फॉर्म में होता है, ठीक है। और इससे भी आप नीचे जाओगे तो एकदम नीचे आपको 4 डिग्री सेल्सियस का वाटर दिखेगा। उसका रीजन है 4 डिग्री सेल्सियस वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है वो सबसे नीचे हो जाता है। तो जैसे जैसे मैं नीचे जाता जा रहा हूँ तो टेम्परेचर जो है वो हमारा बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ पर आइस की लेयर थी, फिर 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर मिला, उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस। कुछ इस वे में अगर आप पोल्स पर चले जाओ, कितना भी नेगेटिव टेम्परेचर हो, झील को अगर आप एनालाइज करोगे तो वो कुछ इस वे में आइस और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एंड विद द टाइम ये जो आइस लेयर है इसकी थिकनेस बढ़ती हुई चली जाती है। लेट्स से मैं बोल देता हूँ कोई भी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर आइस लेयर की जो थिकनेस है वो y है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि इस थिकनेस के नीचे वाटर है जिसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। और इस आइस के ऊपर जो बेटा अगर मैं टेम्परेचर की बातचीत करूं तो आइस के ऊपर एटमॉस्फेयर है जिसका टेम्परेचर है -θ डिग्री सेल्सियस, जो सीधा सीधा हमें बता रहा है कि वाटर और बाहर के एटमॉस्फेयर में एक टेम्परेचर डिफरेंस है। और आपने पढ़ा है कि अगर दो बॉडीज में टेम्परेचर डिफरेंस है, सो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट फ्लो होती है। डेट मीन मैं बोल दूंगा यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से -θ डिग्री सेल्सियस तक हीट फ्लो होगा, मतलब कि इस वाटर से हीट निकलना स्टार्ट होगा। और अगर बेटा इस वाटर से हीट निकल रही है तो मैं बोल दूंगा अगर इसमें से हीट रिमूव हो रही है तो यहाँ पर आइस फॉर्म होती जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर फ्रीज होना स्टार्ट कर देगा। तो विद द टाइम ये जो आइस लेयर है इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। डेट्स वाई वी कॉल्ड इट ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक सरफेस। इस टॉपिक का नाम भी ये रखा जाता है, राइट। अब देखिए, अगर बेटा मैं यहाँ पर बातचीत करूँ तो आपसे पूछ लेता है कि ये जो आइस की जो ग्रोथ हो रही है वो किस रेट से होती है, कितने टाइम में कितनी थिकनेस इसकी बढ़ जाती है, ये सारी बातचीत आपसे पूछ लेता है। अब बातचीत कर लेते हैं कैसे इसे निकालेंगे। उससे पहले हीट फ्लो हो कैसे रहा होगा। तो आइस लेयर एक तरह से सॉलिड ऑब्जेक्ट हो गया और आपने पढ़ रखा है सॉलिड ऑब्जेक्ट में जो हीट फ्लो का मोड होता है डेट इज कंडक्शन। डेट मीन्स वाया कंडक्शन यहाँ पर हीट फ्लो हो रही होगी, सीधी सी अंडरस्टैंडिंग है, राइट। वाया कंडक्शन यहाँ पर हीट फ्लो हो रही होगी। लेट्स से इसका थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट है K एंड द एरिया ऑफ दिस आइस लेयर डेट इज इक्वल टू A। इसका एरिया कितना है बेटा, A है, और यहाँ पर इसका थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट है K। सो मैं बोल सकता हूँ इन टाइम dt
लेट्स से अगर मैं dt टाइम के लिए बातचीत करूं, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम वाटर, ठीक है, वाटर से कितना हीट रिजेक्ट होगा, दैट इज डिनोटेड बाई डी। अभी हम स्मॉल डिफरेंशियल फॉर्म में चल लेते हैं। dt टाइम में मान लो इससे dq हीट निकला, तो कितना हीट फ्लो होके गया होगा, तो आप बोल सकते हो दैट इज इक्वल टू होता है ka डेल्टा टी अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो यहाँ पर इसका थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट है k, एरिया ऑफ आइस लेयर इज a, हेयर टेम्परेचर डिफरेंस इज हाई टेम्परेचर माइनस के लो टेम्परेचर, अपॉन ऑफ लेंथ, कितनी लेंथ में जा रहा है, y लेंथ में, मल्टीप्लाइड बाई dt, अगर ये dt टाइम में फ्लो हुआ है। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ लेना है एक एक पॉइंट, एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार वीडियो देखना, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ के मानना है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो बेटा मैं बोल दूंगा यहाँ से हीट निकली और हीट निकल के ये वाली हो जाएगी। ओवरऑल मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बेटा हेयर dq दैट इज इक्वल टू होगा ka थीटा अपॉन y मल्टीप्लाइड बाई dt, दैट इज इक्वेशन नंबर, ठीक है। इतना हीट यहाँ से फ्लो होके निकला होगा dt टाइम में, राइट। अब अगर इसमें से हीट फ्लो होके निकला है तो इस हीट रिजेक्ट हुई है वाटर से, तो उस हीट के कारण उतना मटेरियल हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी फेज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर मैं बेटा इसको दूसरी इक्वेशन फॉर्म करूँ हीट की, तो मैं बोल सकता हूँ हेयर डी क्यू दैट इज इक्वल टू लेट से dm मास इसका कन्वर्ट हो गया, तो ये हो जाएगा dm मल्टीप्लाइड बाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट। सेकेंड इक्वेशन ये होगी। और अगर इस dm मास को भी मैं लिखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट। अगर ये dt टाइम में dy विड्थ इसकी बड़ी है तो वॉल्यूम हो गया a इंटू डी वाई मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। 2 इक्वेशन फॉर्म हो गई। समझ में आ रहा है कि एक तो हीट फ्लो होके निकला उससे फॉर्मूला लिख लिया, एक ये वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हुआ उससे मैंने इसकी वैल्यू लिख ली। अब मैं इन दोनों को बेटा कंपेयर कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करता हूँ तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये होगा रो ए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मल्टीप्लाइड बाई डी वाई दैट इज इक्वल टू, इधर आएगा बच्चों हमारा के ए थीटा अपॉन ऑफ, इसकी देखो बेटा यहाँ पर विड्थ कितनी है y, तो ये हो जाएगा अपॉन ऑफ y मल्टीप्लाइड बाई dt, ठीक है। अब जो जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा है उसको मत काटो, और फिर इसको हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। एक साइड y की वैल्यू ले आते हैं, एक साइड बेटा t को ले जाते हैं, तो इधर तो हो जाएगा y dy, इधर आ जाएगा हमारा k थीटा अपॉन रो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मल्टीप्लाइड बाई dt, और दोनों साइड फॉलो करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर मैं बेटा इसको इंटीग्रेट करूँगा तो आप इसको बोल सकते हो लेट से t इक्वल टू 0 पर इसकी विड्थ थी 0, लेट से एट एनी टाइम t इसकी विड्थ हो जाती है y, तो आप इसे क्या लिखोगे बेटा, डेट इज वाई स्क्वायर बाई 2 विच इज इक्वल टू के थीटा अपॉन रो एल एफ, ये तो कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन होगा t, करेक्ट। तो यहाँ से आ जाएगी बेटा रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आइस दैट मीन्स y विड्थ एट एनी टाइम t विच इज इक्वल टू होगा 2k थीटा अपॉन रो एल एफ मल्टीप्लाइड बाई टी का अंडर, ठीक है। और अगर मैं रिलेशन लिखूँ स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड रिलेशन बनेगा टाइम डेट इज प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि कोई भी टाइम टी पर जो आइस की विड्थ है वो कितनी होगी, उसको हम निकाल सकते हैं बाई फॉलोइंग ऑफ दिस रिलेशन। हालांकि समटाइम्स ऐसा होगा कि आपको फार्मूला की वैल्यू याद नहीं रहेगी, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं, और याद रह जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आया कैसे, इस बात को समझना। समझने से ज़रूरी नहीं है कि इस पर क्वेश्चन ही आए, लेकिन इससे रिलेटेड अगर कोई और भी क्वेश्चन आए तो हम उसको भी सॉल्व कर पाएँ, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद उसको याद करने का ट्राई कर सकते हैं, डायरेक्टली याद कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हो तो वहाँ पर यूज में ले सकते हो, ठीक है। कहाँ पर क्वेश्चन हमारा नीट पे बन सकता है, एक तो इस फॉर्मूला पे बन सकता है जो अब तक नहीं पूछा गया है, सच बात बताऊँ तो, लेकिन पूछ भी सकता है। इसका मतलब ये नहीं है सर ने बोल दिया नहीं पूछा गया है तो अब नहीं पूछेंगे, मैंने ये बोला है कि अब तक नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछ भी सकता है। लेकिन कहाँ पूछा गया है या कहाँ और पूछ सकता है, तो देखो बच्चों टाइम का रिलेशन जो ग्रोथ ऑफ आइस की विड्थ है उसके साथ कैसा है, प्रोपोर्शनल। अगर मैं बेटा यहाँ से रेशियो लिखूंगा, टाइम रेशियो T1 रेशियो T2 रेशियो T3 दैट इज इक्विवेलेंट टू होगा Y1 रेशियो Y2 स्क्वायर रेशियो Y3 स्क्वायर,
कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको बोले कि पहले हाइट थी y, बाद में होती है बेटा 2y और फिर हो जाती है 3y, y को होने में टाइम लगा t1, 2y तक होने में t2 और 3y तक होने में अगर t3 लगा, तो इनका रेशियो होगा t1 रेशियो t2 रेशियो t3 दैट इज इक्वल टू y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर डॉट y3 स्क्वायर। अगर सेम प्रपोर्शन में दिया जाए तो आप वैल्यूज लिख सकते हो, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा 1:4 रेशियो। y होने में 1 लगा है तो 2y होने में 4 टाइम्स लगेगा, 3y होने में 9 टाइम्स लगेगा, 4y होने में 16 टाइम्स लगेगा। जैसे जैसे आइस की विड्थ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ग्रोथ रेट जो है वो कम होती हुई चली जाएगी, क्योंकि हीट का जो इजेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा थोड़ा स्लो होता हुआ चला जाएगा, थिकनेस बढ़ती जाएगी। तो ये एक थर्मल कंडक्शन का हमारा एप्लीकेशन है, जेई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नीट में भी इस वाले रिलेशन पे क्वेश्चन पूछ सकता है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा, ड्राइव करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको बताया गया डायरेक्टली आप कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हो। जैसे मैं जब पढ़ता था बच्चों, जब मैं कॉन्सेप्ट को, अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता था तो उनको मैं हाईलाइट कर लिया करता था, तो आप साथ के साथ हाईलाइट भी कर सकते हो, जिससे जब आप रिवाइज करो तो इन कॉन्सेप्ट पर नज़र चले जाए एक बार। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया बेटा ग्रोथ ऑफ आइस का कॉन्सेप्ट। कुछ और बेटा क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली आ जाते हैं, जिनके बारे में हमें नॉलेज होना जरूरी है। जैसे एक होता है बेटा एंजन-हॉज एक्सपेरिमेंट। ये एंजन-हॉज एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है, इस चीज को समझने का ट्राई करता है। एंजन-हॉज जो साइंटिस्ट थे बेटा, इन्होंने थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट को निकालने का एक मेथड बताया था। जैसे मैंने बोला कि थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट हर टाइप के मटेरियल का फिक्स होता है, तो किस मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट कितना है, इसको निकालने का इन्होंने एक मेथड बताया। इन्होंने क्या किया कि लेट्स से मैं बोल देता हूँ बेटा ये कोई भी हीट बॉक्स है। हीट बॉक्स से मतलब क्या हुआ, जो हीट रिलीज कर रहा है, ठीक है, दैट इज अ हीट बॉक्स, जो कि लगातार हीट को रिलीज कर रहा है। इस हीट बॉक्स से इन्होंने 3 कंडक्टर्स को कनेक्ट कर दिया। इस हीट बॉक्स के साथ इन्होंने क्या किया, 3 कंडक्टर्स को कनेक्ट कर दिया, ए, बी और सी। 3 कंडक्टर्स को इन्होंने कनेक्ट कर दिया, 3 अलग अलग कंडक्टर थे। तीनों की लेंथ के अलोंग इन्होंने वैक्स लगा दिया। लेंथ के अलोंग इन्होंने क्या कर दिया, इस पर वैक्स लगा दिया। ठीक है, लेट्स से मैं बोल देता हूं बेटा ए का थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट है K1, बी का है K2 और सी का है K3। अब जैसे ही मैंने इनको हीट बॉक्स से कनेक्ट किया तो इससे हीट बॉक्स से हीट ट्रांसफर होने लगी। हीट ट्रांसफर होगी तो एक एंड पर हीट आएगी, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, दूसरे एंड का टेम्परेचर कम है, तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर वाया थर्मल कंडक्शन प्रोसेस हीट ट्रांसफर होगी। राइट, दैट मीन मैं बोल दूंगा इस वाले एंड से इस वाले एंड तक कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू इसमें हीट ट्रांसफर हो रही है। करेक्ट। अब देखिए बच्चों, जब यहाँ पर हीट ट्रांसफर होगी वाया कंडक्शन प्रोसेस, तो मैं बोल दूंगा कि ये जो मैंने वैक्स लगाया हुआ है ये विद द टाइम मेल्ट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, और जिसका थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट काफी ज्यादा है उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ज्यादा होगी, मतलब कि ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी, उसका वैक्स उतना ही ज्यादा मेल्ट करेगा। तो यहाँ से एंजन-हॉज ने एक रिलेशन ड्राइव किया था, रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 रेशियो K2 रेशियो K3 दैट इज इक्वल टू होता है L1 स्क्वायर रेशियो L2 स्क्वायर रेशियो L3 स्क्वायर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, ऐसे रॉड पर वैक्स लगा रखा है तो थर्मल कंडक्टिविटी रेशियो क्या होगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू होता है दिस वन, एंड हियर L1, L2 and L3 are lengths of melted wax। जितना भी वैक्स मेल्ट हुआ है, जितनी लेंथ तक, L1, L2, L3 वो वाली लेंथ है। तो K1 रेशियो K2 रेशियो K3 दैट इज इक्वल टू आता है L1 स्क्वायर रेशियो L2 स्क्वायर रेशियो L3 स्क्वायर। इस तरीके से थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट को डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए एक और एक्सपेरिमेंट होता है बेटा जिससे हम निकाल सकते हैं थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होगा, डेट इज कॉल्ड सीले एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है इसके बारे में भी हम बातचीत कर लेते हैं। देखो बच्चों, ये भी एकदम सिंपल सा है। इन्होंने क्या बोला कि मान लो ये कोई भी एक है ना आइस बॉक्स है,
ठीक है। ये कोई भी बॉक्स है, कोई भी मटेरियल है, या लेट से ये आइस बॉक्स है, इसका एक साइड पे टेम्परेचर है θ1, एक साइड पे टेम्परेचर है θ2, तो यहाँ पर θ1 टू θ2 क्या होगा बेटा, हीट ट्रांसफर होगी, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ यार अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर दैट इज Q अपॉन T विच इज इक्वल टू होगा KA डेल्टा T अपॉन L, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और ये जो हीट ट्रांसफर होगी, इस हीट के कारण आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगा, दैट इज इक्वल टू होगा Q इक्वल टू ml, राइट। दैट मीन मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कितना आइस मेल्ट होगा वो तो मैं निकाल ही सकता हूँ, मास मुझे पता है, तो मेरे पास ml की वैल्यू है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ ml दैट इज इक्वल टू होगा KA डेल्टा T अपॉन L मल्टीप्लाइड बाई T। इन दोनों को कंपेयर करके बेटा हम डिटरमाइन कर सकते हैं वैल्यू ऑफ K क्या होगी। कोई इम्पॉर्टेंट रिलेशन नहीं है, कोई इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट नहीं है, सीधा सीधा एक प्रैक्टिकल यूज है कि हीट के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक तो बेटा मेल्टिंग के रेस्पेक्ट में हो गया Q इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा फ्लो के रेस्पेक्ट में हो गया Q अपॉन T इक्वल टू KA डेल्टा थीटा अपॉन L। दोनों की हीट को कंपेयर करके भी हम थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड शेरले एक्सपेरिमेंट। बस हमें नाम पता होना चाहिए, हमें इसके बारे में याद होना चाहिए, इसलिए आपको ये एक्सपेरिमेंट पता है। इसकी हेल्प से भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू अपनी क्या होगी। आ रही बात समझ में, क्लियर ये चीज़। तो बेटा ये पूरी हमारे कंडक्शन की कहानी है। हमने जैसे डिस्कस किया कंडक्शन प्रोसेस होती क्या है, कैसे हीट फ्लो कंडक्शन में होता है, आइसोथर्मल सरफेस क्या होती हैं, वेरिएबल स्टेज क्या है, स्टडी स्टेज क्या है, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या है, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन अ सॉलिड क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, वो पूरा डिस्कशन हमने किया है। स्टिल अगर आपकी थर्मल कंडक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप अपने रेस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। आप अपनी क्वेरी को पोस्ट करो, आपकी क्वेरी वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर एक हमने लास्ट बेटा ये ग्रोथ ऑफ आइस के बारे में पढ़ा है कि कोई भी लेक पर अगर आइस ग्रो कर रही है तो उसकी रेट क्या होगी, कैसा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर फ्रेम हो सकता है, इस चीज़ को भी हमने समझा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले टॉपिक की बातचीत करते हैं, डेट इज कन्वेक्शन। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कन्वेक्शन। कन्वेक्शन को समझने का ट्राई करते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की बातचीत की जाए तो तीन तरीके से हीट ट्रांसफर होती है। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन और एक होता है हमारा रेडिएशन। कंडक्शन प्रोसेस को हमने अच्छे से समझ लिया, कंडक्शन होता क्या है। अब बातचीत करते हैं कन्वेक्शन के बारे में। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों को डिफरेंशिएट करके बताया था। वह मैंने आपको बताया था कि कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, वो अपनी पोजीशन सेम बनाए रखते हैं, ओनली अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट होते हैं, जिसके कारण हीट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ट्रांसफर होती है, राइट। बट अगर बेटा यहाँ पर बातचीत की जाए कन्वेक्शन में, तो कन्वेक्शन में पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं और पोजीशन को चेंज करने के कारण इनमें हीट ट्रांसफर होती है। कैसे हीट ट्रांसफर होगी देखिए, लेट से मैं बोल देता हूं बेटा ये कोई भी बाउल है, इस बाउल में मैंने लिक्विड फिल कर रखा है, ठीक है, और इसके नीचे मैंने कोई भी लैंप लगा दिया, जो लैंप से हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, करेक्ट। मैंने वाटर फिल कर रखा, सीधा सा लिक्विड में एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इसके नीचे मैंने लैंप लगा दिया। अब होगा क्या कि इस लैंप के कारण हीट ट्रांसफर होगी, तो हीट जो सबसे नियरेस्ट एंड है उसके पास हीट जाएगी। डेट मीन सबसे पहले हीट यहाँ पे गई, यहाँ पर गई, तो इसके पास में जो वाटर मॉलिक्यूल है सबसे पहले हीट इन वाटर मॉलिक्यूल्स के पास जाएगी, राइट। इन वाटर मॉलिक्यूल्स के पास हीट चले जाने से होगा क्या कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स गर्म होना स्टार्ट करेंगे। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे तो इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ये वाटर मॉलिक्यूल गर्म होकर एक दूसरे से दूर जाने का ट्राई करेंगे। एक सेकंड, कोई डोर नॉक कर रहा है, सॉरी फॉर इंटरप्ट। सो हम बातचीत कर रहे थे कन्वेक्शन की, कि जैसे ही लैंप से ये नीचे वाला वाटर गर्म होगा तो इसके वाटर मॉलिक्यूल्स को थर्मल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। बिकॉज ऑफ दिस थर्मल काइनेटिक एनर्जी ये वाटर मॉलिक्यूल्स दूर जाने का ट्राई करेंगे। डेट मीन मैं बोल दूंगा बेटा यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, और जो अपर लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो डेंसिटी होगी कंपेरेटिवली टू लोअर लेवल मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगी, क्योंकि ये नीचे के गर्म होकर दूर जा चुके हैं।
अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ अगर यहाँ पर डेंसिटी कम है, इनकी हैवी डेंसिटी है, तो हैवी डेंसिटी पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, तो ये नीचे की साइड शिफ्ट होंगे और ये लाइट डेंसिटी वाले ऊपर जाने लगेंगे, राइट। दैट मीन्स यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट स्टार्ट होगा, ये हैवी लाइट डेंसिटी पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, हैवी डेंसिटी पार्टिकल नीचे जा रहे हैं, ओवरऑल मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। इस तरीके से कंप्लीट लिक्विड में हीट ट्रांसफर हो जाती है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन, राइट। तो कन्वेक्शन के बारे में अगर पहली बातचीत की जाए, सो इन दिस प्रोसेस मॉलिक्यूल्स चेंज देयर पोजीशन। कंडक्शन में पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी, यहाँ पर पोजीशन ये चेंज करते हैं, राइट। ये एक इसका सिंपल सा पैटर्न है डिफाइन करने का। आगे के पॉइंट मैंने आपको बता रखे हैं, डेट इज अ स्लो प्रोसेस, ठीक है, फॉलोज इन लिक्विड, राइट। अगर मैं बेटा अगली बातचीत करूं तो कन्वेक्शन इज डिफाइंड ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप का हम कन्वेक्शन पढ़ते हैं। एक होता है बच्चों हमारा नेचुरल कन्वेक्शन, फर्स्ट इज कॉल्ड नेचुरल कन्वेक्शन एंड हेयर सेकंड दैट इज कॉल्ड फोर्स्ड कन्वेक्शन। एक तो हम क्या बोलते हैं बेटा नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस, सेकंड होता है हमारा फोर्स कन्वेक्शन। अब बातचीत कर लेते हैं नेचुरल कन्वेक्शन क्या है और फोर्स कन्वेक्शन क्या है। तो अगर बेटा मैं सेम इसी वाटर में बातचीत करूं तो यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, ओवरऑल ऑल मॉलिक्यूल्स में हीट ट्रांसफर हो रही है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। और यहाँ पर जो बेटा ये मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ये अपने आप कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पर एक डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट हुआ। डेंसिटी डिफरेंस के कारण पार्टिकल्स रिलोकेट हो जाते हैं, पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। आई बात समझ में नहीं आई? ये मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, पार्टिकल रिलोकेट हो जाते हैं। अल्टीमेटली इस वाली प्रोसेस को, हीट ट्रांसफर की जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं हम नेचुरल कन्वेक्शन। सेकेंड टाइप की प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा फोर्स कन्वेक्शन। अगर मैं फोर्स कन्वेक्शन की बातचीत करूं तो फोर्स कन्वेक्शन में जैसे सूप का हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम सूप बना रहे होते हैं तो उसको हम स्पून से हिलाते भी हैं, आ रही बात समझ में? स्पून से हम अलग से स्टीर करते हैं तो ओवरऑल सारे मॉलिक्यूल्स को हीट ट्रांसफर हो जाती है। या हम बोलते हैं कोई भी हम वेजिटेबल्स बना रहे हैं तो उसको हम एक स्पून से स्टीर करते हैं जिससे हर मॉलिक्यूल में प्रॉपरली हीट ट्रांसफर हो जाए। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, कोई भी स्पून और हैंडल मैं यूज में ले रहा हूँ टू ट्रांसफर हीट टू ऑल मॉलिक्यूल्स, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड फोर्स कन्वेक्शन। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, तो ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है नेचुरल कन्वेक्शन एंड फोर्स कन्वेक्शन, जिसको एक बेसिक से कॉन्सेप्ट से हम डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? अब बेटा देखिए, कन्वेक्शन पे हम कोई न्यूमेरिकल पार्ट पे बातचीत नहीं करते हैं, सीधा सीधा थ्योरेटिकली हम डिस्कस करते हैं। कंडक्शन पे हालांकि अच्छे खासे न्यूमेरिकल हमारे बनते हैं। और थर्ड टाइप ऑफ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है रेडिएशन, जो अपने आप में पूरा एक टॉपिक है जिस पर हमारे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स फ्रेम होते हैं। अब हम बातचीत करेंगे अगले टॉपिक रेडिएशन के बारे में, राइट। तो अगर आपकी यहाँ तक कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो अपने टेलीग्राम ग्रुप में। यू जस्ट पोस्ट योर क्वेरीज, आपकी क्वेरीज वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। Thank you for watching this video. Now we'll continue next topic, radiation, in the next video. Thank you.